हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन 2024 मजबूत इरादा चयन का वादा लेकर गणित सब्जेक्ट लेकर मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। छात्रावास अधीक्षक का वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें हमारा ये आज का हमारा 5वां वीडियो है। पीवाईपी 2014 और 2016, जिसमें हमारा 2014 का और 16 का पहला भाग बन चुका है। इस वीडियो में हम पीवाईपी 2016 का दूसरा भाग लेकर आ चुके हैं, जिसमें प्रश्नों के हिसाब से हम लोग इस बार 25/25 मतलब 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करने के इरादे से हम लोग यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं। विगत वर्षों में जितने भी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर इस वीडियो में आ चुके हैं। जो विद्यार्थी इससे पहले और भी इस सीरीज के वीडियो बने हुए हैं, उनको नहीं देखे हैं, उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इससे पहले भी और वीडियो बन चुके हैं। इसके अलावा भी सीजी टेट सी टेट का जो हमारा टॉपिक वाइज है वीडियो, वो भी अपलोड हो रहा है। साथ ही साथ हमारा जो छत्तीसगढ़ टीईटी के लिए जो पीवाईपी सेशन है, उसका भी वीडियो अपलोड हो रहा है। एवं एसएससी सीएसएचएल के लिए भी लाइव क्लास चल रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी उसको ज्वाइन करेंगे। जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लगे हुए हैं। बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा भिन्न भिन्न से संबंधित सवाल मिलेंगे, ज्यामितीय से संबंधित सवाल मिलेंगे। क्षेत्रमिति में दो प्रकार के होते हैं, 3D 2D। तो 3D वाला जो ठोस आकृति वाला है, उससे संबंधित सवाल। अनुपात समानुपात से संबंधित सवाल। क्षेत्रमिति का फिर से 2D वाला। फिर हमारा औसत से संबंधित प्रश्न। फिर हमारा प्रतिशत से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न, काम और समय से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रमिति 2D एवं 3D दोनों का मिक्स से रिलेटेड प्रश्न। ये आपको आज के इस वीडियो में 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इतने जबरदस्त सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, एकदम इम्पोर्टेंट, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को लीजिए और संपूर्ण हल देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जो कि हमारा भिन्न से संबंधित है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है हमारा, एक घासलेट टीन का 3/5वां भाग है, भरा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो रहा है, यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया, तो टीन आधा भर जाता है। तो टीन की क्षमता बोतलों में होगी। अब उसको सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि 3 बोतल क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। समझ रहे हैं बात को? वो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? समझ रहे हैं बात को? तो ध्यान पूर्वक इस चीज को आप समझिए। प्रश्न घुमाता है वो, उसी को बार बार ऐसा घुमाएगा आप चक्कर खा गिर जाओगे, आपको प्रश्न कठिन लगने लगेगा। समझ रहे बात को? तो उसको सीधे शब्दों में समझने का सबसे पहले प्रयास करना है। क्लियर है? तो चलिए देखो, एक टीन का डब्बा है, प्रश्न को समझा देते हैं, समझ में आ गया होगा।
चलिए यहाँ पर ये देखो टीन का डब्बा है, इसको 5 भाग में बांट दो आप। ठीक है, 5 में से आपका क्या हुआ है, 3 भाग भरा हुआ है बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें से क्या हुआ, आपको निकाल लेना है 6 बोतल। फिर क्या करना है, पे डाल देना है कितना बोतल, 3 बोतल। इसका मतलब मात्र कितना हो गया, 3 बोतल है, वो क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, इस बाहर होने के वजह से, 3 बोतल के वजह से जो मेरा भरा हुआ 3/5 भाग था वो आधा भर गया। आधा का मतलब 1/2, मतलब ये जो अंतर है वो किसके कारण आया, 3 बोतल के कारण आया है। ठीक है, तो चलिए दोनों में अंतर देख लेते हैं। अब बाहर हुआ है मतलब कमी आई होगी, मतलब ज्यादा भरा था अभी कम है। तो चलिए 3/5 में से घटा दीजिए 1/2 को, क्योंकि 3/5 से 1/2 आधा भाग भरा गया है। ठीक है, तो दोनों का लघुत्तम आ जाएगा कितना, 10, 2 तिया 6 ऋण 5 एकम 5। माने अभी वो बोलना चाह रहा है 1/10 भाग भरा हुआ है, मतलब 1/10 भाग है। ये 3 बोतल के कारण क्या हो गया, 3 बोतल बाहर आने से 1/10 भाग क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1/10 भाग है वो हमारा 3 बोतल के बराबर है। ठीक है, तो 10 पूरा भाग देख लीजिए, टीन की क्षमता मतलब पूरा भाग, 10 में से 1 भाग माने 3 बोतल। ठीक है, 10 भाग था ये कुल था, और ये हमारा 1 निकला हुआ है, तो वही 1 कितने के बराबर है, 1 भाग मतलब 3 बोतल के बराबर है भैया। ये हमारा कुल 10 भाग समझ लीजिए। तो 10 भाग का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 10 माने कितना बोतल हो गया, 30 बोतल। मतलब उसको भरने के लिए कितने बोतल की चाहिए हमें, 30 बोतल की आवश्यकता होगी। जी हाँ बिल्कुल, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर शानदार तरीके से। और ये रहा हमारा ज्यामिति का प्रश्न आ चुका है, जिसमें आपको बोला गया है, एक चित्र दिया गया है, इसमें से आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का जो मान आएगा इस प्रश्न के लिए वो आएगा, x बराबर आएगा 54 धन 43 धन 38, जो कि आएगा 135। ठीक है, अब आप सर आपने तो एक लाइन में बता दिया, हमें भी तो कुछ बताइए कि आपने 135 क्यों लिख दिया। बिल्कुल बताएंगे, वीडियो में बने रहिए आप। ठीक है, और लोगों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चाहे रेखा गणित का कॉन्सेप्ट हो, चाहे त्रिकोणमिति का हो, चाहे ज्यामिति हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम बताएंगे। तो ये जो आपका जो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले आपको बहिष्कोण पर आधारित ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, बहिष्कोण के बारे में मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। मान लेते हैं आपके पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, बात समझ में आ गया। आप किसी भी भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो बाहर में एक कोण बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। बात समझ में आ गया। और इसका जो मान है, मतलब इस कोण का जो मान है, अपने पास वाले को छोड़कर, अपने पास वाले को छोड़कर बाकी थोड़ा दूर में है उनके योग के बराबर होता है, ये नियम है। समझ रहे हैं बात को। बहिष्कोण का मान अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। यहां लिख देता हूं मैं, बहिष्कोण का मान मतलब बाहर वाले कोण का मान अंतः सुदूर कोण के योग, कोण के योग बराबर होता है। ठीक, ये बात नियम को समझ लीजिए। अब इसी नियम पर ये चलेगा, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, उसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, ये काम करता हूं मैं, यहां पर इसको ऐसे मिलाते हुए ये कर लेता हूं। ठीक, बात समझ में आ गई। इसको नाम दिया मैंने 1, और इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3, और इसको नाम दिया मैंने 4।
ठीक, अब यहां पर से आप देखोगे तो ये इस तरह से त्रिभुज बन चुका है। अब ये बाहर की ओर है, देखो ये हमारा आगे बढ़ा दिया, मतलब ये बाहर बहिष्कोण हो गया, बाहर वाला कोण हो गया, जिसका नाम है 3। यहां पर बना हुआ है 1 और यहां पर बना हुआ है क्या जी, 43। तो अपने पास वाले को छोड़ेगा और बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर रहेगा। इसका मतलब जो मेरा कोण 3 है वो बराबर हो गया है इसके कोण 43 धन कोण 1 के। इसको आप ले लीजिए समीकरण 1। स्पष्ट हो गया बात। अब एक और चित्र देखिए जरा, जिसको मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये लीजिए, ठीक है, इसका नाम है मेरा ए डी सी और इसका नाम था मेरा ए बी डी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। यहां पर भी देखो, इसको आगे बढ़ाया हूं मैं इधर, तो ये वाला कोण मेरा 4 बन रहा है कि नहीं? यहां पर है मेरा कोण 2 और यहां पर है मेरा कोण 38। ठीक, तो बहिष्कोण का नियम लगाएंगे तो यहां पर मिलेगा जो कोण मेरा 4 है, अपने पास वाले को छोड़ के बाकी दोनों के अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब कोण 38 में कोण 2 को जोड़ना पड़ेगा। ये लीजिए समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे तो यहां पर मेरा जो कोण 3 है कोण 4 के साथ जुड़ जाएगा, बराबर यहां पर है मेरा 43 और 38 तो है ही, प्लस कोण 1 किसके साथ जुड़ जाएगा, कोण 2 के साथ। अब देखो जरा भैया, ये 3 और 4 को जो मिलाओगे, दोनों को कोण को मिलाओगे तो यही कोण तो मेरा क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो ये मेरा एक्स आ गया बराबर 43 धन 38 धन कोण 1 और 2। ये देखो कोण 1 और कोण 2 दोनों को मिलाओगे तो ये पूरा कोण कितना था मेरे पास, 54 था। ठीक है, अब इस तरह से तीनों को मिलाओगे तो 135 डिग्री आएगा। स्पष्ट हो गया बात, कैसे बन रहा है इसका कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ था भैया। रेखा गणित में आपको सबसे पहले अति आवश्यक है बेसिक कॉन्सेप्ट की, इसीलिए बोला मैंने पूरा वीडियो में आपको एक एक चीज में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी परेशानी को बता सकते हैं। चलिए ये देखिए, वाला जबरदस्त प्रश्न है। ये हमारा 3D क्षेत्रमिति 3D वाला, ठीक है, घन घनाभ वाला, गोला, शंकु, ये सब 3D में आते हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप क्या बोला गया है, देख लो जरा, 45, 32 और 28 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना, इसके लिए मैं आपको बढ़िया अच्छे समझ में आ जाए इस हेतु मैं एक क्या कर रहा हूं, 3D डायग्राम यहां पर प्रस्तुत कर देता हूं। ठीक, बात हो गई, समझ में आ गई। चलिए, ये तो हो गया हमारा 3D डायग्राम, जिसमें आपको बोला गया है वो आप लिख लीजिए। 45 लंबाई है, 32 इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई मेरा 28 है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है जरा देखो, यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है। अब देखो सबसे बाहर तो 45, 32 और 28 है, इसका मतलब अंदर में ऐसा लकड़ी क्या हुआ है, चौड़ा रखकर खोखला बना हुआ है। बात मेरी समझ में आ गई होगी, क्या बोलना चाह रहा हूं उसको। ठीक है, ऐसा अंदर से खोखला, बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये खोखला है, ये बोल रहा है ये। ठीक, बात क्लियर हो गया। चलिए, तो अब करना क्या है, खोखले वाले को करना क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। तो इसका मतलब देखो, ये लंबाई में देखो इधर भी छूटेगा, इधर भी छूटेगा, तो एक इधर से छूटेगा, एक इधर से, तो अंदर वाला जो है, ठीक है, अंदर वाला जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा। चलिए उसको चित्र के माध्यम से मैं समझा देता हूं और बता देता हूं। क्लियर हो गया? तो चलिए, जैसे ये अभी हो गया, अब अंदर से वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा तो मेरा देखो दोनों तरफ से छोटा होगा, और एक तरफ ये देखो, एक इधर से एक इधर से, तो लंबाई में 2 कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 43। चौड़ाई में भी इधर से कम इधर से कम, दोनों तरफ से एक एक कम होगा और ये हो जाएगा मेरा 30। ऊंचाई में भी नीचे और ये ऊपर दोनों से एक एक कम होगा, तो ये जो 28 है और अब ऊंचाई नया क्या हो जाएगा, 26। ये अंदर वाली है, अंदर वाला जो लकड़ी है, ये लकड़ी को छोड़कर अंदर जो खोखला है उसकी बात कर रहा है। ठीक, तो चलिए आयतन पूछा है, आयतन पूछा है किसका, लकड़ी के डिब्बे की क्षमता, लकड़ी की नहीं बोल रहा है, डिब्बे, डिब्बे मतलब अंदर वाला, मतलब इसकी बात पूछ रहा है, जो नया 43, 30 और 26 आ चुका है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप गुणा कर लीजिए 43 को 30 से, फिर किससे, 26 से, तो ये आपका उत्तर देगा ये। सर आप कैसे जान गए? अरे दिमाग लगाओ भाई, यहाँ पर 0 है, मतलब ये उत्तर जो भी आए इसके आखिरी में 0 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। चलिए मैं स्पष्ट करके बताता हूँ। पहले 0 एक ऑप्शन में है। अब सर तो बाकी क्या गारंटी है? तो बाकी गारंटी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लो, इसको मैं नया तरीके से आपको समझा ही देता हूँ। चलो यहाँ पर 43 गुणित 3 गुणित 26, सर ये 30 लिखा है, 3 क्यों लिखे? अरे 10 आखिरी में लिख रहा हूँ भाई। अब हो गया। अब देखो यहाँ 3 तिया कितना हो गया, 9, 9, और ये 9 का 9 छक्का कितना हो गया, 54, 54 का 4, मतलब आखिरी में आपको 0 देगा और उसका जस्ट बाद वाला 4 देगा। अब इतना में तो हिंट कर सकते हैं ना, तो कितना आ जाएगा मेरा, देख लो, 3 3 5 4। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, गुणा करके आप देख सकते हैं, इतना तो है कि गुणा कर लो, है कि नहीं? क्यों भी नहीं कर सकते? 43 को गुणा कीजिए 30 से, उसको गुणा कीजिए 26 से, और हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 5 4 0। करके देख लेंगे जी, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हमारा अनुपात समानुपात से संबंधित है, जिसमें हमें दो लोगों के बारे में बताया गया है। कौन कौन है वो दो? वो दो हैं हमारे ए और बी वाले भैया जी, जिनका दिया हुआ है आय, फिर दिया हुआ है व्यय, व्यय माने खर्च, और फिर दिया हुआ है बचत। ठीक है, आय, आय अपनी एक अलग राशि है जिसका अनुपात दिया है 3:2, मतलब ए की आय 3x लोगे, आय ना, ए का आय देख लो, ए वाले का आय। ठीक है, आय वाला कॉलम ये है, ए का आय 3x और बी का आय कितना हो गया, 2x। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब देखो खर्चा है वो अलग राशि है, अलग चीज है, आय अलग चीज है, व्यय अलग चीज है, लेकिन उसका भी अनुपात दिया हुआ है। कोई बात नहीं, कितना दिया है, 3 और 5, तो क्या हो गया, इसको ले लोगे आप 5y, क्योंकि ये दूसरी राशि है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, 3y। बात समझ में आ गई? और इतना कमा रहा था, इतना खर्चा कर रहा है, और कितना बचाया बोल रहा है, 200 बचा रहा है बोल रहा है, मतलब 3x ऋण 5y बराबर कितना हो गया बचत करके, 200। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ, बिल्कुल। फिर क्या बोल रहा है, दूसरा वाला भी 200 बचा रहा है। ये कमाता था 2x, खर्चा उड़ा देता था 3y, दोनों में जो बच गया वो है मेरा 200। समीकरण 1 और समीकरण 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण से बनेगा। ठीक है, अब यहां पर हमको पूछा क्या है, जरा इसके बारे में ध्यान देना है। हमको पूछा है ए की आय। ए की आय तभी निकलेगी जब आपको x का मान निकलेगा। इसका मतलब हमको उड़ाना किसको है, y को। तो y के गुणांक को बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे? देखो ये जो 3 है ना,
इस 3 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। तो समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए 3 का। ठीक, उसके बाद क्या करना है, साथ ही साथ उसको घटा लेना है। इसके साथ समीकरण 2 में गुणा कर लेना है आपको, समीकरण 2 में गुणा कर लेना है 5 का। ठीक है, ये गुणा करके आप घटाइए। ठीक, समीकरण 1 मेरा था 3x ऋण 5y बराबर 200, उसमें कितने का गुणा करना है, 3 का। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x, बीच में माइनस 3 पंचे 15y, बीच में बराबर 3 दूने कितना हो गया भैया मेरा 600। इसको मान लीजिए समीकरण 3। बात क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अब समीकरण 2 में घटाना भी है, देख लो बीच में माइनस लगा हुआ है। समीकरण 2 में गुणा करना है 5 का। चलो गुणा करो, तो ये 2 पंचे कितना हो गया मेरा 10x, बीच में क्या लगा लेना है, माइनस। ठीक है, 5 तिया कितना हो गया मेरा 15y, बीच में बराबर, और ये 5 दूनी कितना हो गया भैया 10, माने 1000। ये आ गया आपका समीकरण 4। जब भी समीकरण को हटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब आप स्पष्ट देख सकते हैं 9 में ऋण 10 हो रहा है, मतलब ऋण x बचेगा। ये ऋण 15 है, धन 15 से कहानी इसकी खत्म हो गई। 600 में से 1000 घटाओगे तो ऋण में पहुंच जाओगे, उधारी हो जाएगा आपका कितने का 400। ऋण से ऋण कट गया और x का मान आ गया 400। लेकिन हमको x का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए a की आय। a की आय हमारे पास कितनी है भैया 3x है। ठीक है, तो a की आय यहां लिख देता हूं मैं, जो कि आ जाएगा 3 गुणित 400 बराबर में कितना आ गया 1200। माने a कितना कमाता था 1200 कमाता था। ये हमारा कौन से ऑप्शन में मौजूद है भैया, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ठीक, स्पष्ट हो गई बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है जरा देखो, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितने सेंटीमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर है। ये देखो भैया, ये लंबाई चौड़ाई था। चलिए आयत अलग से बनाते है ना। चलिए कोई बात नहीं, अलग से अब नहीं ले रहा हूं मैं, इसी को बना दे रहा हूं, अपने हाथ से ही बना ले रहा हूं। कुछ हाथों का भी प्रयोग कर लो भैया। ये लीजिए 35 और ये 28। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल है, इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, जी हाँ। अब कई लोग इसे गुणा कर देंगे, कर दो अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि इसमें से अब घटा लेना है। ये देखो ऐसा अर्धवृत्त दोनों तरफ निकल रहा है, आधा वृत्त इधर है आधा वृत्त इधर है, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा। आधा आधा पूरा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। अब देखो इस आधा वृत्त का ये आधा वृत्त है, इसका पूरा ये लाइन देखो, ये लकीर मेरा है 28, तो 28 इसका व्यास हो गया। ये 28 क्या हो गया मेरा, व्यास हो गया। तो इसका आधा कर लो, आधा करोगे 14, 14 हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, और इतना को निकाल के फेंकना है, और ये जो हमारा छायांकित भाग है, इसी भाग को हमको केवल रखना है। समझ रहे हैं बात को, इसी भाग को हमको रखना है। क्लियर हो गया बात। तो चलिए बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब इसमें मुझे माइनस करना पड़ेगा, किसको, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर का वर्ग, आर माने त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या का मतलब क्या हो गया मेरे पास, त्रिज्या का मतलब हो गया 14, और उसका क्या लेना है, वर्ग लेना है। बात हो गई स्पष्ट। चलिए तो क्या करना है, 35 गुणित 28 में घटा लेना है। पाई का मतलब 22/7 गुणित 14 गुणित 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
ठीक है। अब देखो ये 2 × 14, 14 दूनी 28, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों के पास सेम है, तो उसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन निकाल लो 28, यहाँ पर बचा आपका 35 ऋण, यहाँ बचा हुआ है 22। 35 में जब 22 को घटाओगे भैया आपको मिलेगा 13। ठीक है, मेरा नहीं 13। 13 104 का 4 हासिल आया 10, 13 दूने 26, और 10 कितना हो गया भैया 36। तो 364 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। यहां पर लिख देता हूं मैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि आयत के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर लेना है, घटा लेना है। बात हो गई स्पष्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, शानदार जानदार तरीके से। ये रहा, चलिए प्रश्न हमारा आ गया औसत से संबंधित। ठीक है, क्या बोला है, ए तथा बी की औसत आयु। अरे दो लोग हैं, औसत कैसे निकलता है, तो चलिए औसत देख लेते हैं। ए है, उसको बी के साथ जोड़ देंगे और बटे में कर लीजिए 2, कितना आ गया 20 वर्ष। तो यहां से हमको ये नया प्राप्त हो जाएगा कि ए और बी दोनों मिलके कितने साल के थे, 40 साल। ए और बी दोनों मिलके, याद रखो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि सी ए का स्थान ले लेता है, ए के जगह में कौन आ गया, सी आ गया, और वो बी के साथ मिलके औसत कितना दे रहा है, बोल रहा है 19। इसका मतलब मेरे पास बी और सी दोनों मिलके 19 दूने 38 साल के हैं। 19 दूने 38 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो, यदि सी बी का स्थान ले लेता है, जो सी है वो बी का स्थान अगर ले ले, मतलब ए और सी दोनों औसत मिलाकर कितना दे रहे हैं, 21 साल दे रहे हैं। इसका मतलब ए और सी दोनों मिलके 21 दूने कितने कैसे हो गए, 42 के हो गए। स्पष्ट हो गई बात। तो चलिए अब एक काम करते हैं, देख लो यहां पर सबको जोड़ दो, तीनों को जोड़ देना है। तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो सब 2-2 बार हैं। तो ए धन बी धन सी सब 2-2 बार हो गए, और ये इधर कितना आ गया भैया 40 40 80 और 120 हो गया। ठीक है, 40 या 120 हो गया भैया। तो देखो अगर सिंगल ए बी और सी को अगर निकाल रहे हो तो 120/2 करोगे और ये कितना आ जाएगा मेरा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। ठीक, जिसमें बी और सी मिलकर कितना हो रहे हैं, 38। तो बी और सी का 38 को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये 60 बी और सी के जगह में कितने ले लिया, 38। तो ए का मान कितना आ गया भैया, ए का मान आ गया 22। और 22 वाला ऑप्शन कहां पर है मेरे पास, ए में है। अगर चाहो तो दूसरा को आप चेक कर सकते हो भाई। कैसे चेक करोगे, देखो ए बी और सी तीनों मिलके 60 हो रहे हैं, जिसमें ए और बी, समझ रहे हैं बात को, या फिर एक काम करो ए और सी मिलकर 42 हो रहे हैं। ठीक है, तो ए और सी दोनों मिलकर 42 हो रहे हैं, यहां पर बचा कौन, बी, और ए और सी दोनों मिलकर कितने हो रहे थे, 42, जोड़ दो। तो भैया बी का मान कितना आ गया, जरा ध्यान से देखो, इधर पक्षांतर करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 18 आ जाएगा। तो बी 18 आ गया कि नहीं आ गया, देखो 22 18 20, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से ये प्रश्न बनता है। ठीक है, अलग अलग 3 बार, तीन लोग हैं, 2-2 का अलग अलग औसत दिया है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है यार प्रश्न, यहां पर देखो, यदि कॉफी के दाम में 10% इजाफा होता है, मतलब 10% दाम बढ़ जा रहा है, तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा, जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े।
मतलब यहाँ पर गृहिणी को होशियार होना पड़ेगा बोल रहा है। जो कॉफी है अब वो तो कम दाम बढ़ गया है तो कॉफी कम आएगा, है ना। घर में कॉफी की मात्रा है वो कम आएगी, पाउच में कम आएगी। तो भैया 1 कप दे रहे थे उसको थोड़ा सा कम कर देना है, ये बोल रहा है। समझ रहे हैं बात को। बस देखो कितना ये जो गणित है ना क्या सिखा देता है ना। ये पूरा एमबीए करा देगा कैसे आपको मैनेजमेंट करना है अपने रसोई का, पूरा एकदम ख्याल रखता है गणित हर चीजों का। समझ रहे हो बात को, एक एक चीज को नाप तोल के बता देगा। तो चलिए इसका तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक बात जरा सोचो, मान लो आपने, ठीक है, आप जा रहे हो 72 रुपए लेकर, मेरी बात को समझना, ठीक है, 72 रुपए लेकर आप जा रहे हो और समझ रहे हो कि 8 रुपया भाव चल रहा था। मतलब कोई चीज आप कितने किलो लाओगे? 9 किलो। ठीक है, ये तो हो गया पहली वाली घटना। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मार्केट पहुंचे आपको पता चला, ठीक है, कि वहां पर वो 8 रुपए से कितना बढ़ गया है, 9 रुपया, 9 रुपये चिल्ला रहा है। तो भैया जो 9 किलो मिलने वाला था अब वो कितना हो गया है? अब वो कितना हो गया, आपको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो 8 के हिसाब से 9 लेने वाले थे, अब 9 के हिसाब से 8 लोगे। मतलब अभी भी पैसा उतना ही है। इसका मतलब जो मेरा भाव चल रहा है और जो मेरे को चीज मिलने वाली है, जितना वजन या वस्तु जो भी मिलने वाली है, दोनों का पहले जो गुणा कर रहे थे और बाद में जो गुणा करेंगे नया भाव का नया वजन से, दोनों बराबर आएगा। बस यही काम आपको करना है यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इस प्रश्न को बनाना है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपको। चलिए आपको बता देता हूं, आपका जो चीज था आपने टोटल रखी थी जो भी, वो क्या था आपका 100% उसका दाम था पहले, सबसे पहले। ठीक, बात समझ में आ गई। आपको चीज भी 100%, 100% चीज भी मिल रही थी, पूरा पैसा रखे थे, पूरा मिल रहा था। परंतु क्या हो गया, परंतु बढ़ गया आपका जो दाम है। इसको ले लो दाम और इसको ले लो मात्रा जो आप लेने वाले थे, दोनों को गुणा करो। तो इधर भी दाम गुणित क्या करेंगे, मात्रा। तो दाम तो हमारा 10% बढ़ चुका है भाई मेरे। तो जो 100% था वो कितना हो गया, 110% हो गया। तो मात्रा में कितनी कमी आएगी यही ढूंढना था। चलिए क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। 100% माने 100/100 होता है, ठीक है। गुणित में 100% बटे में 110% बराबर में करोगे क्वेश्चन मार्क। अरे भैया इसी को तो निकालना है ना। चलिए से 100 कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहां पर जरा देख लीजिए, 1 मिनट, यहां पर क्या लगा हुआ है, प्रतिशत लगा हुआ है भाई, ठीक है। देखो प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत। अब क्या करोगे भाई जरा ध्यान से देखो, ये प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, जो कि आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, 1000 बटे में कितना आएगा मेरा, 11 आएगा। ठीक, बराबर में आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक, ध्यान से सुनते जाइए। तो 11 निया कितना हो गया मेरा, 11 निया 99 हो गया, ठीक है। 11 निया 99 हो गया। अब देख लो जरा इसे, फिर यहां पर कितना बचा, 11 निया 99, 1 बचा, 11 शून्य कितना हो गया, 0, ठीक है। और यहां पर आ गया 10 बटे कितना हो गया, 11। मतलब जो चीज पहले 100% मिल रही थी अब आपको कितने प्रतिशत मिलेगी, जो चीज आपको 100% टोटल मिल रही थी अब वो चीज कितने मिलने लगी, 90 सही 10 बटे कितना हो गया, 11। तो कमी की प्रतिशत कितनी आई, कमी प्रतिशत हो गया मेरा 9 सही 1/11% की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। तो अतिरिक्त अगर खर्चा नहीं करना है तो आपको अपने चीजों में 9 सही 1/11% की क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी। मतलब जो आपकी कॉफी की जो
चीज है, जो भी आप दे रहे थे उससे उतना प्रतिशत कम करके कप में भर के दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, इसका एक शॉर्टकट होता है, उसको मैं बता देता हूं। कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि प्रतिशत गुणित 100 बटे वृद्धि प्लस कितना आ गया 100। करके देख लीजिए, वही आएगा, वृद्धि आ गया 10 गुणित में 100% बटे वृद्धि धन 100, मतलब कितना हो गया 110 हो गया। ठीक, कट गया ये। 100 को भाग कर लीजिए, 9 सही 1/11 डायरेक्ट निकलेगा ये। लेकिन आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। अगर सूत्र याद नहीं रखना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जिसमें बोला गया है हमारा एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 9 पाई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, देख लो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर का वर्ग, जो कि आपको 9 पाई दे दिया है। पाई से पाई कट गया और आर का मान आ गया 3। 9 का वर्गमूल करोगे तो 3 आ गया। ठीक है, मतलब ये त्रिज्या 3 आ गई, मतलब यहां से यहां 3 है तो इधर भी 3 ही रहेगा। ठीक, तो 3 और 3 कितना हो गया भैया 6। मतलब ये जो वर्ग है उसकी भुजा आपको कितनी मिल गई भैया 6। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो इसका मतलब 6 गुणित 6 बराबर कितना हो गया 36, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, सी पर मौजूद है। स्पष्ट हो गई होगी बात। बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अब यहां पर ये क्या प्रश्न पूछ दिया भैया, जबरदस्त। ठीक है, क्या बोल रहा है, जरा प्रश्न को गौर से सुनिएगा। क्या बोल रहा है, 7 पुरुष या 8 महिला, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को। 7 पुरुष मतलब 7 पुरुष है, वो बराबर है किसके, 8 महिला के, और वो बराबर है 10 बच्चे के। मतलब 10 बच्चे जितना काम करेंगे उतना ही काम को 8 महिला कर पाएगी, उतना ही समय में। और उसी काम को करने के लिए मात्र कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, 7 पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। ये हमको दिया गया है, मतलब 7 पुरुष 9 महिला और 10 बच्चे, तीनों की जो क्षमता है, तीनों की जो कार्य करने की शैली है वो बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है 24 दिन में रोज 9 घंटे काम करके पूरा कर देते हैं। ठीक है, चलिए कोई काम को, इसका मतलब चाहे 8 महिला अकेले भिड़े हो, चाहे 7 पुरुष भिड़े हो, चाहे 10 बच्चे भिड़े हो, समझ रहे हैं बात को। तो भाई ये तो हो गया। तो यहां पर एक शॉर्टकट आता है, यहां पर ध्यान से सुनेंगे, क्लियर है। वो हमारा शॉर्टकट क्या होता है, P1 T1 D1 बटे में W1 बराबर P2 T2 D2 बटे W2। अब ये P T और D क्या है, W क्या है बता देता हूं। P माने जितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं 8 महिला को, खाली महिला को टारगेट कर रहा हूं। अब क्यों कर रहा हूं भी ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, तो चलिए यहां पर मेरा 8 महिला अगर काम कर रही थी, कितना टाइम निकाल के डेली, 9 घंटा निकाल के काम कर रही थी बेचारी। ठीक है, फिर कितने दिन में पूरा कर लियो, 24 दिन में पूरा कर डाली। कितने काम को, किसी एक काम को। तो काम मेरा एक हो गया। W मतलब वर्क, D माने डे दिन, T मतलब टाइम, कितने घंटे डेली काम कर रही है, और P माने पर्सन, आदमी औरत जो भी हो, पुरुष बच्चे जो भी दिया हुआ है आपको। क्लियर हो गया। चलिए बीच में लगा लूं बराबर। ठीक, ध्यान से सुनते जाइए। P2 अभी नहीं मालूम, ये जो आएगी वो महिला, पता नहीं मालूम मेरे को, अभी दिया नहीं है, आना है उसी को तो लाना है। T2 कितने घंटे काम करते हुए, कितने घंटे काम करते हुए, 6 घंटे काम करवाना है उनको। ठीक है, कितने दिन में निपटा देना है बोल रहा है, 18 दिन में। कितने काम को, उसी काम को करना है, मतलब काम बराबर है। ठीक, तो जब मेरा 8 महिला
9 घंटे काम करके 24 दिन में करती थी, उसी को 6 घंटे डेली काम करके 18 दिन में यदि पूरा करना है, तो ये जो P2 है ये महिला आ रही, याद रख लो। तो P2 बराबर, ध्यान से समझना मेरी बात को, जबरदस्त लॉजिकल प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए 6 एकम 6, 6 चौका 24, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 8 दूने कितना हो गया 16, ठीक। तो इसका मतलब मेरे को ये समझ में आया कि 6 घंटे प्रतिदिन करके 18 दिन में अगर उसी काम को खत्म करना है, मतलब कितना महिला चाहिए, 16 महिला चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पर बोला है 4 महिला और 5 बच्चे उस काम को मिलके कर रहे थे, और साथ ही साथ पुरुष भी कर रहे थे। मतलब 16 महिला के जो काम को 4 महिला कर रहे थे, प्लस कितने बच्चे, 5 बच्चे, प्लस पता नहीं कितने पुरुष, मतलब 16 महिला के काम को इतना लोगों को मिलके करना है, तो 4 महिला। अब यहीं पर जरा आप देखो, मेरी बात को जरा समझना। 8 महिला का काम कितने बच्चे के बराबर है, 5 बच्चे के बराबर। तो यहीं से आप देख लो, 4 महिला का काम कितने बच्चे के बराबर है, 5 बच्चे। मतलब जो 5 बच्चे कितने महिला के बराबर हैं, 4 महिला। तो यहां पर 4 महिला तो पहले से मौजूद है, 4 5 बच्चे, मतलब ये कितने महिला के बराबर हो गया, 4 महिला। तो 4 महिला प्लस 4 महिला प्लस, ठीक। तो यहां पर देखो 4 4 कितना हो गया, पुरुष को भी छोड़ दिए रहो, अभी पता नहीं कितना महिला और चाहिए। तो भैया 16 महीने में वो महिला के कारण वो काम होना है, मतलब उस काम को करने के लिए 16 महिला की जरूरत है। तो 4 मिल गए, 4 8 तो हो गए, ठीक। 8 महिला हो गए कि नहीं हो गए? तो और कितने महिला की जरूरत पड़ेगी, 8 महिला। तो अगर खाली महिला में देखेंगे तो कितने की जरूरत पड़ रही है हमें, 8 महिला और जरूरत पड़ रही है, ठीक। लेकिन हमको तो आंसर पुरुष में चाहिए, तो बोला है 8 महिला तो कितने के बराबर है, 7 पुरुष के बराबर है। तो 8 महिला के जगह में कितने पुरुष ले लो, 7 पुरुष ले लो, फिर वो काम हो जाएगा जी, ठीक है। इसका मतलब कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी आपको, 7 पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। बात खत्म हुई, समझ में आया कि नहीं आया? एक एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप जब चलोगे, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि रट के चलोगे तो ही आंसर आएगा, गणित बनेगा, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है भाई। बिल्कुल इत्मीनान से समझिए प्रश्नों को। और वहां पर ऐसा नहीं बोलता है कि तुमको जो नियम सिखाया गया या जो तुमने पढ़ के आया वही विधि से हल करके इस आंसर को लाओगे तो तुम्हारा सही करूंगा, नहीं तो नहीं। अरे वहां पर तो गोला लगाना है बस, ठीक। चलिए अब जरा ध्यान से इधर देखो। एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर है, देख लो भैया, ये आयताकार है, 22 सेंटीमीटर है और ये 15 है। इसको फोल्ड करके ऐसा घुमा के ये बना दिया गया, मतलब ये जो लकीर है उसको ये बना दिया गया, ऐसा इसको इधर मोड़ा गया, इसको इधर मोड़ के ऐसा ये बना दिया गया। मतलब ये जो आ गई इसको बोलते हैं परिधि, और ये जो खड़ी है वो तो ये खड़ी है ही, तो इसका मतलब ये 15 आ गया। और ये जो घूम कर आया है जिसको हम परिधि बोल रहे हैं वही मेरा 22 है, ठीक है, क्योंकि ये लकीर को पूरा घुमा कर ये ऐसा गोल बना दिया गया है। परिधि का मतलब होता है भैया 2 पाई आर, क्योंकि त्रिज्या हमको नहीं मालूम, और उसी को बोल दिया है 22। तो चलिए 2 गुणित परिधि, पाई का मान 22/7, आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसल, और आर का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। मतलब जो मोड़ के बनाए हैं उसकी त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है, वो है 7/2। बात क्लियर हो गया? अब इस बेलन का अधिकतम आयतन पूछा है,
तो आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, उसी के लिए तो त्रिज्या निकाले हैं, पाई आर स्क्वायर एच, या फिर 1/2 गुणित 2 पाई आर गुणित एच, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, आर यहां पर एक और लेना पड़ेगा, दोनों का मतलब सेम है। देख लो, 1/2, सीधा 2 पाई आर का मान रख दो, कितना रख सकते हो आप, 22। एच का मान 15 दिया हुआ है, और आर का मान जल्दी से बता दो, आर का मान आ चुका है 7/2, तो रख दिया मैंने आर के जगह में। चलिए 2 एकम 2 का 11 बार में गया है। अब ये 15 सत्ते 105, ठीक, 15 सत्ते कितना हो गया 105, 11 पचे आ गया 55, ठीक है। और 11 एकम कितना हो गया मेरा, 11/2, कितना आंसर आएगा भैया जरा देख लो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1/2, 577, सही, 1/2 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, बी पर बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, स्पष्ट हो गई मेरी बात, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने आज के इन प्रश्नों को हल कर लिया है, जो कि आज हमारा छात्रावास अधीक्षक से संबंधित प्रश्न था, पीवाईपी 2016 का दूसरा भाग। और भी हमारे ढेर सारे बैचेस के वीडियो आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। और यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, या कोई आपको डाउट है, या कुछ भी कहना है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर डाल सकते हैं, आपका उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।